रीबर्थ ऑफ माई क्रेजी क्वीन एपिसोड 12। विश मिस्टर राणा को गौर से देख रही थी और मिस्टर राणा भी उसे गौर से देख रहे थे। उनकी आंखें तो केवल विश की आंखों पर टिकी हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और चमकदार थी। मिस्टर राणा अपने इमोशंस को संभालते हुए मन में कहते हैं, अंडरस्को ऐसा कैसे हो सकता है? वही आंखें, लेकिन शायद हर वक्त उसके बारे में सोचने के कारण मुझे वही हर जगह नजर आ रही है। मुझे अपने इमोशंस को इस तरह बाहर नहीं लाना है। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेते हैं। विश भी एक टक मिस्टर राणा को देख रही थी। मिस्टर राणा वहां से जाना चाहते थे, लेकिन उनके पैर काम ही नहीं कर रहे थे और ना चाहते हुए भी उन्होंने विश से एक सवाल कर डाला, अंडरस्को तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारी यह आंखें काफी कुछ कहती है। बिल्कुल, विश बेताबी से पूछती है, अंडरस्को बिल्कुल क्या? मिस्टर राणा खुद को नकारते करते हुए बोले, अंडरस्को नहीं, कुछ भी नहीं। और अगली बार से ठीक से चलना, क्योंकि हर बार तुम्हें गिरने से बचने के लिए मैं तो नहीं रहूंगा ना। विश को मिस्टर राणा से बात करके अपने डैड वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगी। उसने हाथ बांधते हुए आराम से पूछा, अंडरस्को तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि जब भी मैं गिरने वाली रहूंगी तो आप मुझे बचाने आएंगे? एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर बहाना ढूंढ रहे हैं? अब यह मत कहिएगा कि मैं गलत कह रही हूं, क्योंकि लोगों की आंखों में देखकर उनके अंदर क्या चल रहा है यह विशाकर्षिता माहेश्वरी बहुत अच्छे से जानती है। उसके मुंह से उसका नाम सुनकर मिस्टर राणा की आईब्रो ऊपर हो गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, अंडरस्को अगर क्या कहा तुमने? फिर से अपना नाम बताओ। विश अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को विशाकर्षिका महेश्वरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे कोई फैन हो? मुझे नहीं पता था कि मुंबई में भी मेरा इतना हैंडसम फैन हो सकता है, क्योंकि मैं तो आज तक किसी से नहीं मिली। मिस्टर राणा ने इन 6 महीने में कभी किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी की बात पर, मगर पहली बार उन्हें विश के साथ बात करके थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। उन्हें विश से एक अपना सा एहसास हो रहा था। मिस्टर राणा का दिल कर रहा था कि वो विश से थोड़ा बात करे और उसके बारे में जाने। उन्हें इतना चौंकते हुए देखकर विश वही बेंच पर बैठ जाती है। मिस्टर राणा भी उससे थोड़ी दूर वही बेंच पर बैठ जाते हैं। बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं था, इसलिए विश पहले शुरुआत करती है, अंडरस्को वैसे आपका नाम क्या है? मैंने तो आपको अपना नाम बता दिया, अब आपकी बारी है। मिस्टर राणा उसे देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं, अंडरस्को अंकित राणा। ये सुनकर विश चौंक गई। वो कुछ सोचने लगी, फिर हैरानी से बोली, अंडरस्को एक मिनट, मैंने आपका नाम शायद मेरे डैड के मुंह से सुना था। हाँ याद आया, उन्होंने तो कहा था कि आप उनके दुश्मन हैं। इसका मतलब हम भी दुश्मन हैं, राइट? ये सुनकर मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं, मगर वो जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर लेते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर बेंच पर टेक लगा लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, अंडरस्को हाँ हम दुश्मन हैं, क्योंकि उसे मेरी बेटी चाहिए थी। लेकिन अब इस दुश्मनी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी बेटी बहुत दूर जा चुकी है। शायद वो कभी वापस भी ना आए। ये कहते हुए उनके दिल में बहुत दर्द था। वो दर्द उनकी आवाज में झलक रहा था और उनकी आंखों में आंसू आ गए। विश उनकी आवाज में एक अकेलापन महसूस करके थोड़ी देर शांत हो जाती है, फिर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसकी आंखों की तपिश खुद पर महसूस करके मिस्टर राणा उसे घूरते हुए पूछते हैं, अंडरस्को क्या बात है? तो विश अपने कंधे ऊपर करके थोड़ा रुक कर बोली, अंडरस्को आप इतने ज्यादा हैंडसम हैं, आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी कोई बेटी होगी। क्या वो 4-5 साल की है? मिस्टर राणा उसके सर पर मारते हुए बोले, अंडरस्को वो तुम्हारी उम्र की थी। विश शॉक होकर बोली, अंडरस्को व्हाट? आप तो देखने पर 26 से 27 के लगते हैं। तो क्या 8-10 साल की उम्र में ही अपने बच्चा पैदा कर लिया था? उसके हैरानी भरे चेहरे को देख मिस्टर राणा अपनी हंसी को नहीं रोक पाए, क्योंकि विश बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी और यह सवाल पूछने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई थी, मगर विश ने एकदम से पूछ डाला। मिस्टर राणा हंसते हुए बोले, अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी बातें मुझे मेरे बेटी की याद दिला रही है, बस उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। विश मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को और वह कैसी है? क्या वह हिंदी में बात नहीं करती? मिस्टर राणा उसे गौर से देखते हैं। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो विश को देखते हुए अजीब तरीके से बोले, अंडरस्को वो डी फॉर डैडी बोलती है, तुम भी ट्राई कर सकती हो। विश एकदम से उनकी आंखों में देखती है। कुछ तो ऐसा था जिसे वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे।
काफी देर तक वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं। वही कोई था जो दोनों की तस्वीर खींच रहा था छिपकर। वहीं दूसरी तरफ नाज इस वक्त खुश थी। वो शॉपिंग कर रही थी और अपने लिए शादी का जोड़ा सेलेक्ट कर रही थी, क्योंकि कल ही शादी थी। नाज ने बहुत सारे शॉपिंग की थी अक के पैसों से। बिल पे करने के बाद वह मॉल से बाहर आ गई। तभी एक आदमी उसे बाहर मिला। उसे देखते ही नाज मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो आज मैं कितनी ज्यादा अमीर हो गई हूँ। कल मैं मिसेज अक्रांत ओबरॉय भी बन जाऊंगी। उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। वह आदमी नाज को देखते हुए अपनी आईब्रो चढ़ाकर बोला, अंडस्को, तुम्हें इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए नाज, क्योंकि शायद तुम भूल चुकी हो, अभी तक उस लड़की की लाश नहीं मिली है। क्या पता वो जिंदा हो और शादी के दिन ही वापस आ जाए तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा सारा भांडा फूट जाएगा। और जो तुम ये सपना देख रही हो ना, अमीर बनने का और अक्रांत ओबरॉय की बीवी बनने का, सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। फिर तुम्हें जेल भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने जिसे मारा है वो अंकित राणा की इकलौती बेटी थी। अंकित राणा सिर्फ दिखाने में भोला है, मगर जो भी उसकी बेटी को नुकसान पहुंचता है, आज तक उसने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अपने बड़े भाई को भी उसने बेरहमी से मार डाला। तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये सुनकर नाज एक पल के लिए डर जाती है, मगर फिर कॉन्फिडेंस से बोलती है, अंडस्को, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे बचाने के लिए अक्रांत रहेगा। जब तक सबको सच्चाई पता चलेगी मैं ओबरॉय खानदान की बहू बन चुकी होगी, और ओबरॉय खानदान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसकी बहू को नुकसान पहुंचाए। इतना कहते ही वो हंसने लगी। वही वो आदमी थोड़ा परेशान नजर आ रहा था, तो नाज अपनी केहुनी से उसके पेट पर मारकर बोली, अंडस्को, आज मेरी हल्दी है और मेहंदी भी, फिर कल मेरी शादी। तुम चाहो तो खाना खाने आ सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इतना कहते ही वो एटीट्यूड से उस आदमी को धक्का देते हुए वहां से चली गई। वही वो आदमी एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडस्को, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि जहां तक मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, इतना बड़ा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये शादी तुम्हारी बर्बादी बनेगी। ऐसे ही शाम के 6 बजे जाते हैं। अभी ओबरॉय खानदान में अलग ही माहौल था। अक अपने स्टडी रूम में बैठा शराब पी रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वह रीड भी कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत अजीब एक्सप्रेशन भी थे। साथ ही साथ उसके लैपटॉप में एक वीडियो भी चल रही थी। उस वीडियो को देखकर अक की आंखों में जितना गुस्सा था उतनी ज्यादा नफरत भी थी, मगर होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। अक हंसता है और शराब के ग्लास को हल्का सा घुमाते हुए डेंजरस वॉइस में बोला, अंडस्को, वेलकम टू हेल नाज। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अक्रांत ओबरॉय की जिंदगी में शामिल होना। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल कर दूंगा। कहकर वो गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मरता है। हल्दी की तैयारी हो चुकी थी। किसी का मन नहीं था ये रस्म करने का, लेकिन अक का ऑर्डर था। गार्डन को पीले फूलों से सजाया गया था। बीच में बहुत ही अच्छा फाउंटेन बना था जिसमें से पानी निकल रहा था। सभी ने पीले कपड़े पहने थे। बस इंतजार था तो अक और नाज का। विश गेस्ट रूम में मौजूद थी। वो अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने येलो कलर की लॉन्ग स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना था। उसके बाल खुले थे, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को एक बार मिरर में एटीट्यूड से देखती है, फिर फ्लाइंग किस देते हुए बोली, अंडस्को, विशाकर्षिता महेश्वरी, यू आर सो हॉट एंड सेक्सी एंड ब्यूटीफुल। कहकर वो एटीट्यूड से अपने बालों का झटक के रूम से निकल गई। वो जब गेस्ट रूम से गुजर रही थी, अचानक उसे कुछ सुनाई दिया, तो उसके कदम रुक गए। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने देखा तो अंदर नाज तैयार होकर बैठी थी, मगर वो अकेली नहीं थी, उसके बगल में ही एक और आदमी था। विश दोनों को घूरती है, मगर दोनों के मुंह से अक और वी का नाम सुनकर वो क्यूरियस हो गई उनके बारे में जानने के लिए। इसीलिए वो वही गेट के पास अपने कान लगाकर खड़ी हो गई। नाज हंसते हुए बोल रही थी, अंडस्को, आखिर मेरी मेहनत रंग लाए। वो वी मर गई। मैंने उसे अपने इन्हीं हाथों से मारा, फिर भी कोई इस बारे में पता नहीं लग पाया। सबको लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो उस ब्रिज से उस नदी में गिर गई थी। बस कल शादी हो जाए, उसके बाद अक्रांत सर मेरे होंगे और मैं उनकी हो जाऊंगी। फिर यह सारी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी। शादी के बाद देखना कैसे मैं अक्रांत सर के घर वालों को धक्के मार के बाहर निकलती हूँ। कहकर वो हंसती है। तभी उसके बगल में बैठा आदमी जो उसकी कमर को अजीब तरीके से छू रहा था, वो नाज के गालों पर किस करके बोला, अंडस्को, अंकित राणा के आदमी अभी भी वी को ढूंढ रहे हैं।
वह वापस आ गई तो? नाज गुस्से में बोली, अंडरस्को क्यों मनहूस वाली बातें कर रहे हो? छोड़े, ये मेरी गलती है। चलो पहले थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर हल्दी में चलेंगे। इतना कहते ही वो उस आदमी को खींचकर उसे किस करना लगती है। विश ये सब देख रही थी और बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसने मन में कहा, अंडरस्को अंकित राणा, कहीं यह वही तो नहीं है जो मुझे मिले थे? और यह कितनी घटिया लड़की है। इसकी शादी है, उसके बावजूद घर के नौकर के साथ ये सब कर रही है। ओह गॉड, आजकल के लोगों का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। मुझे क्या करना? बेचारा वो क्राई बेबी, उसकी पसंद भी कितनी घटिया है। उसके नेचर को देखते हुए ये लड़की उसे सूट करती है। बेचारा अब जिंदगी भर रोएगा और मैं उसके मजे लूंगी। मुझे क्या, मुझे तो बस एंजॉय करना है। कहते ही वो मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। कुछ देर में नाज अपने कपड़े सही करके हल्दी की रस्म के लिए गार्डन में आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और गार्डन के एक चेयर पर बैठी हुई थी, पर कोई भी उसे हल्दी नहीं लग रहा था। मिसेज ओबरॉय परेशान होकर बोली, अंडरस्को आखिर यह अक कहाँ है? सबसे पहले हल्दी तो उसे ही लगने वाली है। इतना कहकर वो अपने माथे पर हाथ रख लेती है। उन्होंने अक को फोन किया, मगर अक कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कई बार ट्राई करने के बाद आखिर अक ने कॉल रिसीव कर ही लिया। मिसेज ओबरॉय कुछ कहती उससे पहले ही अक गुस्से में बोला, अंडरस्को मुझे इन रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कल शादी में आ जाऊंगा, बस यही काफी है। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देता है। वही मिसेज ओबरॉय हैरान थी। सभी उन्हें क्यूरोस होकर देखते हैं, तो मिसेज ओबरॉय थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, अंडरस्को वो अक की एक जरूरी मीटिंग है, तो हम इस लड़की को ही मेहंदी लगा देते हैं। इतना कहता ही उनकी नजर विश पर गई, जो अपने फोन में कुछ कर रही थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उसके बगल में राघव भी खड़ा था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए मिसेज ओबरॉय के दिमाग में एक ख्याल आया, तो वह रुक्मणी जी को अपने साथ थोड़ा दूर लेकर गई। रुक्मणी जी ने हैरानी से पूछा, अंडरस्को क्या हुआ तुम्हें? मिसेज ओबरॉय थोड़ा रुकती है, फिर विश की तरफ इशारा करके बोली, अंडरस्को मॉम एक बात बताइए, अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए कि अक की शादी नाज हो या फिर विश के साथ, तो आप किसे अपनी बहू बनना पसंद करेगी? रुक्मणी जी हैरान हो गई। वो चौंकते हुए बोली, अंडरस्को बहू तुम ये क्या कह रही हो? तो मिसेज ओबरॉय परेशान होकर बोली, अंडरस्को मॉम प्लीज जवाब दीजिए। रुक्मणी जी विश को देखती है, फिर थोड़ा डरते हुए बोली, अंडरस्को वैसे ये लड़की बेवजह किसी को परेशान तो नहीं करती, मगर यह बहुत डरावनी है। देखा नहीं कैसे इसने नाज को मारा था उसने, और इसने अक को हर्ट भी किया था, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करती। पर मिसेज ओबरॉय मुस्कुरा कर बोली, अंडरस्को लेकिन मॉम यह नाज से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसने जो भी कुछ किया वह अनजाने में नहीं किया था। अक ने अगर इसके सामान को हाथ ना लगाया होता तो शायद ये वो ना करती। उनकी आवाज में एक अलग ही एक्साइटमेंट झलक रही थी। रुक्मणी जी थोड़ा थोड़ा समझ चुकी थी। वो थोड़ा तेज आवाज में बोली, अंडरस्को बिल्कुल नहीं। अगर इसकी शादी अक से हो गई तो कहीं शादी के बाद ये हम पर अत्याचार ना करे। इस बुढ़ापे में मैं इसके अत्याचार को कैसे सहूंगी? बड़ी तेज लड़की है ये। मिसेज ओबराय बोली, अंडरस्को माँ क्या आप चाहती हैं कि इस चालबाज नाज से मेरे बेटे की शादी हो जाए? हमें कुछ तो करना होगा। आप मेरा साथ दे ना दे, मैं तो ये शादी नहीं होना दूंगी। इतना कहते ही वो गुस्से में चली गई। फिर जानबूझकर हल्दी का कटोरी उठाकर वो विश के पास गई। उन्होंने अपने गले को साफ करते हुए कहा, अंडरस्को विश क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी प्लीज? विश एक टक नजरों से उन्हें देखती है, तो मिसेज ओबरॉय थोड़ा डर गई, मगर फिर हंसते हुए बोली, अंडरस्को तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो ना। देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? वो क्या है ना, मेरा बेटा कितना ज्यादा खड़ूस है, ये तो तुम जानती ही हो। और मुझे पता है उस वक्त मैंने तुम्हें डांट कर गलत किया था, उसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांगती हूँ। पर क्या प्लीज तुम ये हल्दी उसे लगा दोगी जाकर? ये रस्म है। विश नजरें उठाकर उन्हें देखती है, तो मिसेज ओबरॉय की आंखों में एक उम्मीद थी, लेकिन विश को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे ऑर्डर दे। वह अपने तेज आवाज में मना करने वाली थी कि अचानक राघव उसके कान में बोला, अंडरस्को मैडम यह अच्छा मौका है मिस्टर ओबरॉय से बात करने का। आप भूल गई आपके डैडी ने आपसे क्या कहा था? उनके खातिर आपको ये करना होगा। आखिरकार आपके डैडी और मिस्टर ओबरॉय दोस्त है। क्या आप अपने डैडी की हेल्प नहीं कर सकती? ये सुनते ही विश गुस्से में राघव को देखती है।
तो राघव मन में हंसते हुए बोला, अंडरस्को, मुझे पता है आप अपने डैडी के लिए कुछ भी करेगी। हुआ भी ऐसा ही। विश मन मारकर हल्दी की कटोरी ले लेती है, पर वो मिसेज ओबरॉय को इग्नोर करके चली जाती है। ये देखकर राघव माफी मांगते हुए बोला, अंडरस्को, आंटी एक्चुअली मेरी मैडम जरा सटकी हुई है, उन्हें पसंद नहीं उन्हें कोई ऑर्डर दे, इसलिए आप बस चिल करिए। लेकिन मिसेज ओबरॉय की होठों पर तो मुस्कुराहट थी। वही विश बड़बड़ाते हुए स्टडी रूम की तरफ जा रही थी। अंडरस्को, क्या मुसीबत है? यहाँ पर तो मैं शादी अटेंड करने आई थी और इन लोगों ने मुझे नौकर बना दिया। अब कहीं यह मुझे अपने बेटे का ध्यान रखना को ही ना कह दे। वैसे भी वो क्राई बेबी जरूर कोने में बैठकर रो रहा होगा। गधा कहीं का। वैसे मजा आएगा जब मैं उसे उसकी बीवी के बारे में बताऊंगी कि वो उसे धोखा देने वाली है। तब उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं उसकी फोटो खींच लूंगी और मीडिया में दे दूंगी। फिर उड़ेगी उसकी धजिया। वो अपनी सोच पर ही खुश हो रही थी। उसने स्टडी रूम का डोर भी नॉक नहीं किया और एकदम से अंदर चली गई। अंदर थोड़ा अंधेरा भी था। अचानक विश का पैर किसी चीज में फंसा और वो चीखते हुए गिरने लगी। आहे। विश खुद को संभाल नहीं पाए। उसके हाथ से कटोरी भी छूट चुकी थी, पर अचानक ही उसने किसी सख्त चीज को पकड़ लिया और उसके साथ ही नीचे गिर गई। हल्दी की कटोरी हवा में उछलते हुए पलट गई, जिस कारण सारी हल्दी विश के साथ साथ अक के ऊपर भी गिर गई, जो विश के नीचे दबा हुआ था और उसके साथ ही जमीन पर गिर गया था, क्योंकि विश ने खुद को बचाने के लिए जिस चीज को पकड़ा था वह अक था। अक इस वक्त शर्टलेस था। उसने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके मुंह से शराब की महक आ रही थी। वही विश की आंखें एकदम से बंद थी और अक उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था। विश बहुत ही इनोसेंट और प्यारी लग रही थी, इसलिए अक धीरे धीरे उसमें खोता जा रहा था। दोनों की ही धड़कनें फिर से बढ़ चुकी थी, खासकर अक की। उसकी नजर विश के होंठ पर चली गई, जो रेड लिपस्टिक के कारण बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अक की इच्छा हुई कि वो उसे किस कर ले। वो धीरे धीरे अपने अंगूठे को विश के होठों पर रब करने लगा। पता नहीं उसे क्या हुआ कि वह उसे किस करने के लिए उसकी के होठों की तरफ अपने होठों को लेकर जाने लगा। विश और अक अभी भी एक दूसरे के ऊपर थे। दोनों की नजरें इस वक्त एक दूसरे की आंखों को झांक रही थी। आधी हल्दी अक के ऊपर और आधी हल्दी विश के ऊपर गिरी थी। अक का तो आधा चेहरा ही हल्दी से ढक चुका था। विश की पकड़ धीरे धीरे अक की शर्ट पर कस रही थी। वो अक की आंखों में देखते हुए उसमें ही खो गई। वही अक तो विश की मैजिकल आंखों में खो चुका था, जिसे देखते ही वो हर बार उसमें खो जाता था। धीरे धीरे उसके हाथ विश की कमर पर चलने लगते हैं। विश्व की पतली और मखमली कमर को छूते ही अक उस पर अपनी पकड़ कर देता है। फिर एकदम से विश को अपने नीचे दबाकर विश के होठों पर अपने होठों को फेर कर गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, व्हाट आर यू डूइंग? अक की भारी आवाज सुनकर विश अपने होश में आती है। फिर इधर उधर देखने लगती है। खुद को अक कितना करीब देखकर वह हड़बड़ाते हुए उठने लगी, मगर अक उस पर अपनी पकड़ कस देता है और उसे उठना नहीं देता है। ये देखकर विश गुस्से में बोली, अंडरस्को, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन अक उस पर अपनी पकड़ कसते हुए डेविल स्माइल करने लगा। फिर उसके होठों को अपने होठों से दबाते हुए बोला, अंडरस्को, क्या तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती हो? अपना ये झूठा गुस्सा दिखाना बंद करो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि जब भी हम मिलते हैं हर बार तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? प्यार शब्द सुनते ही विश चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, प्यार? माय फुट। एक बार मुझे छोड़ो तो तुम्हारा सारा प्यार का भूत ना उतार दिया तो कहना। पर अक उसे नहीं छोड़ता। वो अपने हाथ को विश की कलाई पर कस देता है, फिर एकदम से उसे किस कर लेता है, जिससे विश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। मगर अक तो विश के नर्म होठों पर अपने होंठ को चलाए जा रहा था। एक अजीब सा एहसास विश को हुआ। वो पहली बार किसी लड़के के आगोश में बहक रही थी। अक अपने होठों को विश की गर्दन पर जैसे ही रखता है, विश तड़पते हुए अपनी मुट्ठी उसके बालों पर कस देती है। अक की आंखें एकदम से खुली तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और होठों पर मुस्कुराहट। वहीं नीचे सभी विश के आने का इंतजार कर रहे थे। नाज ने खुद को ही हल्दी लगा ली थी। फिर एटीट्यूड से खड़ी होकर बोली, अंडरस्को, लो हो गई मेरी हल्दी। अब ये सब ड्रामा बंद करो और शादी की तैयारी करने में लग जाओ। इतना कहकर वह अपने बालों को झटकते हुए चली गई। मिसेज ओबरॉय हैरानी से बोली, अंडरस्को, कैसी अजीब लड़की है, खुद को ही हल्दी ही लगा लिया इसने तो। रुक्मणी जी मुंह बनाकर उसे देखती है,
फिर वो सभी से बोली, अंडरस्को बस खत्म हो गई हल्दी, चलो अपने अपने काम में लग जाओ। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विश अपने सेंस में वापस आती है, फिर एकदम से अक को धक्का दे देती है और स्टडी रूम से भाग जाती है। अपने रूम में पहुंचते ही वह दरवाजा बंद करके दरवाजे से अपनी पीठ लगाकर लंबी लंबी सांस लेती है। कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो उसने खुद से कहा, अंडरस्को व्हाट द हेल, ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? मुझे इससे बचकर रहना होगा, यह मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है, कहकर वो गुस्से से अपने मुट्ठी बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अक इस वक्त स्टडी रूम में था। पहले तो वह काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखता है, फिर अचानक ही ठहाका लगाकर हंसने लगता है। हंसते हुए वह अपनी चेयर पर वापस बैठ गया है और कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हुए डेविल स्माइल करने लगा। अब इंतजार है तो बस कल का, मैं भी देखता हूं कब तक खुद को मुझे बचती होने वाली मिसेज विशाकर्षिता आक्रांत ओबरॉय, कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अक के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा हो। और दूसरी तरफ नाज भी बहुत खुश थी। वो इस वक्त अपने रूम में डांस कर रही थी और इधर उधर घूम रही थी। एक्साइटमेंट के मारे शादी का जोड़ा जो बेड पर रखा हुआ था, वो उसे बार बार उठाकर देख रही थी। नाज उस शादी के जोड़े को गले लगाते हुए खुश होकर बोली, अंडरस्को फाइनली मेरा सपना सच होने जा रहा है, कहकर वो एक्साइटमेंट में बेड पर गिर जाती है और उसे बेड पर हाथ फेरते हुए अपने अगले प्लान के बारे में सोचने लगती है। उसने अचानक ही गुस्सा होकर कहा, अंडरस्को बस शादी हो जाए, उसके बाद मैं सबसे पहले उस विश को ठिकाने लगाऊंगी। पता नहीं कौन है, कहां से आई है, लेकिन इसकी भी मौत मुझे ऐसे करनी होगी जैसे सबको लगे कि यह बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, कहकर वो अपनी मुट्ठी कस देती है और जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर राणा जब से विश से मिले थे उन्हें अजीब सा लग रहा था। रात का डिनर करते वक्त भी वो डाइनिंग टेबल पर बहुत शांत थे। मिसेज राणा ने उनसे बात करने की कोशिश की पर मिस्टर राणा उन्हें इग्नोर करते रहे। ऐसा लग रहा था वी के मरने के बाद उन्होंने सबसे नाता ही खत्म कर लिया हो। अभी मिसेज राणा के हाथ पैर हाथ रख देता है तो मिसेज राणा अपना सर बस हाँ में हिला देती है, पर उन्हें ही पता था कि उन्होंने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया था। मिस्टर राणा थोड़ा सा ही डिनर करते हैं, फिर उठकर अपना स्टडी रूम में जाते हुए कठोर लहजे में बोले, अंडरस्को कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहते ही वो चले गए। उनके जाने के बाद मिसेज राणा उदास होकर बोली, अंडरस्को ऐसा कब तक चलता रहेगा? पता नहीं हमारी वी कब वापस आएगी और अंकित कब पहले जैसे हो जाएंगे। अभी उन्हें पीछे से गले लगाकर शांत कराते हुए प्यार से बोला, अंडरस्को मॉम आप चिंता मत करिए, वी जल्दी वापस आएगी, वैसे भी हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। मिसेज राणा उसके गले लगाकर रोने लगती है। वह रोते हुए बोली, अंडरस्को पता नहीं वी कब वापस आएगी और कब हमारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। अभी के चेहरे पर भी उदासी झलक रही थी, पर वह मिसेज राणा की पीठ को धीरे धीरे सहलाकर उन्हें शांत करा रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर राणा स्टडी रूम में बैठे थे। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं उनकी आंखों के सामने विश का चेहरा आ जाता है, तो वह एकदम से अपनी आंखें खोल देते हैं। उनकी आंखें एकदम लाल थी। फिर वो खुद से बोले, अंडरस्को कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ हो सकता है? इतना कहते ही वो जोर से गुस्से से एक मुक्का टेबल पर मारते हैं, फिर एकदम से दीवार से एक काला कपड़ा हटा देते हैं जहां पर वही ब्रिज बना था जहां से वी गिरी थी। उनके हाथ में लाल माकर था। वो धीरे धीरे उस माकर से उस ब्रिज के नीचे जो नदी थी उस पर मार्क बनाते हुए बोले, अंडरस्को जो भी इंसान इसमें गिर जाए ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ 400 मीटर तक जा सकता है। उसके आगे एक बांध बना हुआ है जहां पर कई सारे लोग हैं। अगर वी वहां तक पहुंची होती तो किसी न किसी ने उसे देखा होता, पर किसी ने उसे नहीं देखा। इतना कहते ही उसे माकर को वो अपने हाथ में लिए अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं। वो थोड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से किसी की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आई, अंडरस्को सर बहुत बड़ी न्यूज मिली है, शायद वी मैडम अब हमें मिल जाए। ये सुनकर मिस्टर राणा की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो बेसब्र होकर पूछते हैं, अंडरस्को क्या न्यूज मिली है, जल्दी बताओ। दूसरी तरफ वाले इंसान ने एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को सर आपका शक बिल्कुल सही था, वी मैडम ने खुद को बचा लिया था। इसके बाद उसने जो कुछ भी मिस्टर राणा को बताया तो मिस्टर राणा के पैरों तले जमीन घिसक गई। वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और उनकी आंखें गुस्से से भर जाती है।
वो गुस्से से अपने फोन को वही जमीन पर फेंक देते हैं। ऐसा लग रहा था जो भी कुछ पता चला है वो बहुत बड़ा था। विश सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने इरिटेट होकर कॉल जैसे ही रिसीव किया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनते ही विश एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को, एक काम तुम लोग को संभालना नहीं आता, कुछ भी करो इस इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोको। इतना कहते ही वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और रूम के बाहर निकल गई। बाहर राघव पहले से इंतजार कर रहा था। विश उसे देखते हुए एक्सप्रेशन लेश भाव से बोली, अंडरस्को, कोई भी गार्ड मेरे पीछे नहीं आएगा, सिर्फ तुम चलो। राघव हैरान हो गया कि इतनी रात को विश कहाँ जा रही है, पर उसने कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विश जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठी और दोनों निकल गए। अब दूसरी मंजिल पर खड़ा सब देख रहा था। वो सीक्रेट के क्रश लेते हुए धुएं को हवा में छोड़ आसमान को देख डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, कब तक भागोगी? आना तुम्हें मेरे पास है जानेमन। अगली सुबह ओबरॉय मैंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक मंडप भी लगा हुआ था, जहां पर पंडित जी पहले से ही मौजूद थे। मंडप को लाल और सफेद गुलाब से सजाया गया था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। मिस्टर ओबरॉय ने बिजनेस सूट पहना था, मिसेज ओबरॉय ने लाल कलर की साड़ी और रुक्मणी जी ने हरी कलर की साड़ी पहनी थी। किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी। वही नाज अपने रूम में दुल्हन की तरह सजी हुई थी। खुद को मिरर में देखकर वह शर्माने का नाटक करते हुए बोली, अंडरस्को, ओ माय गॉड, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? आज मेरे मांग में अक्रांत सर के नाम का सिंदूर सजेगा और गले में मंगलसूत्र। आज मैं बन जाऊंगी मिसेज अक्रांत ओबरॉय। ओ, मैं तो हवा में उड़ रही हूं। कहकर वो गोल गोल घूमती है, फिर हंसने लगती है। उसके चेहरे पर बहुत ही डेंजरस भाव थे और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो इतनी खुश थी कि वो अपनी खुशी जता भी नहीं पा रही। वही पंडित जी सभी रस्मों की तैयारी करने के बाद मिसेज ओबरॉय को देखकर बोले, अंडरस्को, मुहूर्त निकाला जा रहा है, दूल्हा और दुल्हन को बुलाए। मिस्टर ओबरॉय एक नौकर की तरफ देखते हैं तो वह नौकर चुपचाप स्टडी रूम में जाकर अक को बुलाता है। उसके बाद नाज के रूप में जाकर उसे नाज तो बड़े ही अदा के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए जाकर मंडप पर बैठ गई। वो वैसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, पर आसपास सिर्फ घर वालों को देखकर उसकी आईब्रो पर हो गई। उसने गुस्से से मिस्टर ओबरॉय को देखकर कहा, अंडरस्को, मेरी शादी में मीडिया वाले क्यों नहीं है? मेरा होने वाला पति इतना बड़ा बिजनेसमैन है, क्या यहाँ पर पूरे मुंबई शहर की भीड़ नहीं लग जानी चाहिए? इस तरह तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी शादी हुई है। मुझे मीडिया में आना है, जाइए जाकर मीडिया को बुलाकर लाइए। ये सुनकर मिसेज ओबरॉय, जिन्होंने अपना हाथ बांधा था, वो बोली, अंडरस्को, अपना मुंह बंद रखो और हम पर ऑर्डर चलाने की कोशिश मत करो, समझी? वरना अपनी प्रॉपर्टी से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस बद दिमाग घटिया पति यानी मेरे बेटे को भी निकाल कर फेंक दूंगी। उसके बाद तुम दोनों भिखारियों की तरह सड़क पर घूमते रहोगे। ये सुनकर नाज की बोलती बंद हो गई और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। उसने गुस्से से पंडित जी से कहा, अंडरस्को, मंत्र पढ़ना शुरू करिए। पंडित जी भी जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। अंडरस्को, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। पर अक अभी तक नहीं आया था। ये देखकर नाज को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर तभी सभी की नजरें सीढ़ियों की ओर गई। अक धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहा था। उसने शेरवानी के बजाय व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, जो उस पर बहुत जच रहा था। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले थे, जिससे उसका चौड़ा और अट्रैक्टिव सीना नजर आ रहा था। अक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने एक नज़र मिस्टर ओबरॉय, मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी को देखा, तो वह उसे शादी करने से रोक रहे थे, मगर अक चुपचाप जाकर मंडप पर बैठ गया। नाज जल्दी से अक का हाथ पकड़ लेती है, पर अक उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और गुस्से में बोला, अंडरस्को, अपनी औकात में रहो। ये सुनकर नाज दांत पीस लेती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। अंडरस्को, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। वही अक की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। पंडित जी ने कुछ देर तक मंत्र पढ़ा, फिर अक और नाज को देखते हुए बोले, अंडरस्को, फेरे के लिए खड़े हो जाइए। नाज एक झटके से खड़ी हो जाती है। अक पहले तो दरवाजे की तरफ देखता है, फिर चुपचाप खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे फेरे होने लगते हैं।
मिसेज ओबरॉय से अब देखा नहीं जा रहा था। वो गुस्से से अपने मुट्ठी बंद करती है और वहां से चली जाती है। रुक्मणी जी भी उनके पीछे चली गई। धीरे धीरे 3 फेरे पूरे हो जाते हैं। फिर चौथा फेरा भी पूरा हो गया। ये देखकर मिस्टर हो ओबरॉय एक हारे हुए इंसान की तरह मुड़े और वहां से जाने लगे। मगर अचानक ही कई सारे गॉड्स विला के अंदर आ जाते हैं, जिनके हाथ में बंदूक थी। ये देखते ही मिस्टर ओबरॉय की आईब्रो ऊपर हो गई। तभी एक दमदार आवाज सभी के कानों में गूंजी, अंडस्को, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? पहले हमारा तो स्वागत करो। सभी चौंकते हुए दरवाजे की तरफ देखते हैं। वही नास की धड़कनें थोड़ा डर से बढ़ चुकी थी। वही अक के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, मगर फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाते हैं। धीरे धीरे किसी के जूते की आवाज सभी के कानों में पड़ी। उन गार्ड्स के बीच से एक परछाई निकालकर सामने आए, तो सभी उसे देखने लगे। अक एक टक सामने देख रहा था, जहां पर गार्ड के बीच एक इंसान खड़ा था, जिसके दोनों हाथ उसके जेब में थे। नाज उस इंसान को देखकर हल्का सा घबरा गई थी, मगर फिर अक को देखते हुए बोली, अंडस्को, हम फेरे लेते हैं। बस 3 फेरे और बाकी रह गए हैं। इतना कहकर वो अक का हाथ पकड़ लेती है। अक उसके चेहरे को देखता है, फिर अपने हाथ को एकदम से छुड़ा लेता है। वही नाज घबराहट के कारण अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। तभी अंदर आए इंसान ने सार्कास्टिक टोन में कहा, अंडस्को, तुम्हें क्या लगा था मेरी बेटी को मारकर बच जाओगी? ये सुनते ही नाज के हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। उसका शरीर डर से कांपने लगा था। नाज अपने डर को काबू में करते हुए बोली, अंडस्को, यह आप क्या कह रहे हैं? कौन सी आपकी बेटी? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और क्या आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर शादी हो रही है? इसलिए बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए। उसके इस तरह बात करने से मिस्टर राणा हल्का सा मुस्कुराते हैं, फिर एटीट्यूड से बोलते हैं, अंडस्को, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, वह भी जेल। ये सुनकर नाज हल्का सा हंसी, फिर मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, शायद आपको पता नहीं है, मैं ओबराय खानदान की बहू हूं, इसलिए आप मुझे जेल नहीं भेज सकते। मिस्टर राणा अपनी मुट्ठी करते हुए नफरत से बोले, अंडस्को, तुम ओबरॉय खानदान की बहू हो या कोई और, आई डोंट केयर, पर तुमने मेरी बेटी को मारा है, इसीलिए तुम्हें ओबरॉय खानदान क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बचा सकता है। उनकी आवाज इतनी दमदार और डरावनी थी कि नाज का कॉन्फिडेंस लो होने लगा। नाज आक्रा को देखते हुए चिल्लाई, अंडस्को, तुम क्यों खड़े हो इस तरीके से? ये तुम्हारी होने वाली बीवी पर इतना घटिया इल्जाम लग रहे हो। अक उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसकी तरफ देखते हुए सार्कास्टिक टोन में बोला, अंडस्को, तो इसमें मैं क्या करूं? ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। नाज हैरानी से बोली, अंडस्को, तुम क्या कह रहे हो? आक्रा डेविल स्माइल करके जवाब देता है, अंडस्को, वही जो मुझे करना चाहिए। आक्रा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वह एक्सप्रेशन लेस भाव से चुपचाप खड़ा हो गया। नाज को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने देखा मिस्टर राणा के पीछे से पुलिस वाले आ रहे हैं। पुलिस वालों को देखते ही वो एग्रेसिव होने लगी। वो एकदम से अक को देखकर हंसते हुए बोली, अंडस्को, सर, शायद आप भूल चुके हैं, आपके कंपनी के कई सारे सीक्रेट्स मेरे पास हैं। मैं उन सबको लीक कर दूंगी, फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बर्बाद ना करूं, तो चुपचाप मुझसे शादी करिए और मुझे इन लोगों से बचाइए। अक ने हैरानी से उसे देखा और कुछ सोचते हुए बोला, अंडस्को, ये तुम क्या कह रही हो? कंपनी के सीक्रेट्स, वह भी तुम्हारे पास? कंपनी के सीक्रेट्स तो मैं अपनी परछाई के साथ भी शेयर ना करूं, फिर तुम्हारे पास सीक्रेट कहां से आएंगे? नाज दांत पीस लेती है, मगर उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई हो रहा था। उसने अपना फोन निकाला और एटीट्यूड से बोली, अंडस्को, तो ठीक है, बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए। अगर मैंने भी आपको सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर ना कर दिया, तो मेरा नाम भी नाज नहीं। ये कहकर वो किसी को कॉल करती है, मगर दूसरी तरफ से कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। इसीलिए नाज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नाज कई बार ट्राई करती है, पर जब कोई दूसरी तरफ से कॉल नहीं उठाता, तो आक्रा अपने फोन को निकालते हुए अपने आईब्रो को ऊपर कर लेता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अंडस्को, अगर कॉल रिसीव ना हो रहा हो, तो तुम मेरे फोन से ट्राई कर सकती हो। अक को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था उसे किसी चीज की टेंशन है। मिस्टर राणा उसे गौर से देख रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे, आखिर आक्रा के मन में चल क्या रहा है। लेकिन आक्रा के मन की बात जानना किसी के बस की बात नहीं थी। नाज तो समझ नहीं पा रही थी अब क्या करे। तभी पुलिस वाले उसकी कलाई को पकड़ लेते हैं।
ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो उनकी बेटी को जानती भी नहीं हूं। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर हंसता है और अपने हाथ में पकड़ी पेन ड्राइव को दिखाते हुए बोला, अंडरस्को इस पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं कि तुमने कैसे मिस वी राणा को जान से मारा है, और यही नहीं, कंपनी में भी तुमने उनके साथ लड़ाई की थी। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। नाज नफरत से सभी को देखते हुए चिल्लाए, अंडरस्को तुम सबने अच्छा नहीं किया, तुम्हें पता नहीं है मेरे पीछे कितना ताकतवर इंसान है, वो तुम सबको खत्म कर देगा, समझे। इतना कहकर वो गुस्से में हंसने लगती है। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर पुलिस वालों ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। मिस्टर राणा एक नज़र सभी को देखते हैं। मिस्टर ओबरॉय उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके चले गए। बाहर पहुंचते ही इंस्पेक्टर मिस्टर राणा के पास आता है और धीरे से बोलता है, अंडरस्को बॉस अब क्या करना है। तो मिस्टर राणा कॉल्ड वॉइस में बोले, अंडरस्को तुम कोई असली पुलिस नहीं हो जिसे ऊपर से ऑर्डर आने का इंतजार हो। इसे डार्क हाउस में लेकर जाओ और टॉर्चर करके पूछो इसके पीछे कौन है। इतना कहते ही वो अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाते और वहां से निकल जाते हैं। उनकी कार जैसे ही विला से बाहर गई तभी एक और कार विला के अंदर आई। ओबरॉय मैंशन के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। विश कार से उतरकर जब अंदर आए तो अंदर के नजारे को देखकर अजीब सा मुंह बना लिया। उसने देखा अक अकेले ही मंडप पर खड़ा है। तभी पंडित जी को थोड़ा अजीब लगा। वो खड़े होकर बोले, अंडरस्को यजमान क्या मैं जाऊं, दुल्हन तो जा चुकी है। आकर बीच में ही दमदार आवाज में कहता है, अंडरस्को तो दूसरी दुल्हन से शादी होगी। मिस्टर ओबरॉय जो अभी भी शौक में खड़े थे कि आखिर नाज के पास ऐसा क्या सीक्रेट था कि आकर उससे शादी कर रहा था। तभी उन्होंने सुना कि आकर शादी कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो गए कि आखिर वो किससे शादी कर रहा है। आकर की नजर विश पर टिकी थी। आकर मंडप से उतरकर नीचे आता है। वो एकदम से विश का हाथ पकड़कर बोला, अंडरस्को तुम करोगी मुझसे शादी, तुमने ही तो कहा था, मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई है तो मैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। इतना कहकर वो विश को लेकर मंडप पर आ जाता है। वही विश तो शादी के नाम से ही शौक हो गई थी, मगर जब वो अपने सेंस में आई तो वो मंडप पर खड़ी थी। उसने अपने हाथ को छुड़ाते हुए हैरानी से कहा, अंडरस्को क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। अक डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को क्योंकि मैं चाहता हूं। विश उसे अपना हाथ छुड़ाती है, मगर आकर तो छोड़ ही नहीं रहा था। मिस्टर ओबरॉय ये सब देखकर अपने मन में बोले, अंडरस्को ये लड़का आखिर चाहता क्या है, इसने नाज से शादी करने का फैसला क्यों किया था। अगर उसे पुलिस के साथ भेजना ही था तो ये पहले भी भेज सकता था, फिर यह शादी की नौबत ही नहीं आती। एक मिनट, कहीं ये सब इस एंग्री बॉय का प्लान तो नहीं था। वो विश से शादी करना चाहता था और ये शादी के दिन का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ओबरॉय अपने चालाक बेटे को देख रहे थे, जिसे अभी भी वो समझ नहीं पा रहे थे। वही अक ने कस के विश को पकड़ा हुआ था और फेरे ले रहा था। अक जबरदस्ती फेरे ले रहा था और विश उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। उसने दरवाजे के पास खड़े राघव को देखा और गुस्से में बोली, अंडरस्को तुम चुपचाप खड़े क्या हो, मेरी हेल्प करो, गॉड्स को बुलाओ और इस इंसान की अकल ठिकाने लगाओ। लगता है आज तक किसी ने कान के नीचे दो नहीं लगाए, इसलिए मिस्टर अक्रांत ओबरॉय को मनमानी करने की आदत हो चुकी है। अक कोई जवाब नहीं देता, वो जबरदस्ती फेरे ले रहा था। विश अपने पैर को उठाकर उसे किक करने हक वाली थी कि अक पहले ही उसके इरादों को जान लेता है, इसलिए वो एकदम से विश अपने गोद में उठा लेता है। फिर डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना कहते ही वो सातवां फेर लेने लगा। विश अपने हाथ पैर चलाते हुए उसे रोक रही थी, मगर अक ने उसे कस के पड़ा हुआ था। एक बार तो अक का बैलेंस बिगड़ गया था, मगर अक किसी तरह खुद को संभालते हुए सतवां फेरे कंप्लीट कर लेता है। विश गुस्से में छटपटाने लगी, मगर अक उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी थोड़ा सा खुश थी, क्योंकि उन्हें अपनी बहू के रूप में नाज के बजाय विश को स्वीकार करना मंजूर था। वही मिस्टर ओबरॉय अक को रोकते हुए गुस्से में बोले, अंडरस्को तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अक उन्हें इग्नोर करते हुए विश को नीचे उतार देता है, फिर उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है ताकि वो भाग ना पाए। उसके बाद सिंदूर को अपनी मुट्ठी में भरते हुए मिस्टर ओबरॉय को देखकर डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को डैडी मिस विशाकर्षिता माहेश्वरी ने ही तो कहा था कि मैंने उसके साथ रात बिताई है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई
तो बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बस फ्यूचर में एक अच्छे पिता होने की ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज बीच में मत आइए। इतना कहते ही वो सिंदूर को विश की मांग में भरने वाला था, मगर विश उसकी कलाई को पकड़ लेती है और उसे जोरदार मुक्का मारती है। अक लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हुआ, पर वह अपने दूसरे हाथ से विश को पकड़ लेता है, क्योंकि विश भागने वाली थी। अक फिर से उसकी मांग में सिंदूर भरने जाता है, तो विश इस बार अग्नि कुंड में जल रही लकड़ी को उठा लेती है। उसने आग वाले एरिया से अक के कंधे पर मारते हुए गुस्से में कहा, अंडस को अगर ज्यादा होशियारी की तो जला दूंगी, समझे? दूर रहो मुझसे। मगर अक मानने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस को तुम जलाओ या चाहे जो करो, आज तो मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। विश को ऐसा लग रहा था जैसे अक पागल हो चुका है। उसने आग वाले हिस्से से अक के सीने को पॉइंट किया। अक की शर्ट जलने लगी थी, मगर अक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। विश ने एकदम से उस लकड़ी को फेंका और वहां से भागने लगी। अक भी उसके पीछे भागा, पर उसने मंगलसूत्र उठा लिया था। उसके एक हाथ में सिंदूर था और दूसरे हाथ में मंगलसूत्र। विश मिसेज ओबरॉय के पीछे आ गई और उसने मिसेज ओबरॉय को देखते हुए परेशान होकर कहा, अंडस को आंटी जी, आप अपने इस बदतमीज बेटे को समझा सकती है? क्या कोई इस तरह किसी से शादी करता है? जान से मार दूंगी मैं इसे। इसे कहिए कि मुझसे दूर रहे। मिसेज ओबरॉय कुछ कहती उससे पहले ही अक विश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए बोला, अंडस को इधर आ जाओ चुपचाप से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर ओबरॉय अपने सर पर हाथ रखकर बोले, अंडस को बस बहुत हुआ, जो जहां खड़ा है वहीं रुक जाओ। आखिर यहां पर चल क्या रहा है? और एंग्री बॉय, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम शादी के भूखे हो, जिसे आज बस शादी करके ही रहना है। आखिर शादी करके तुम्हें मिलेगा क्या? अक बेशर्मी से विश को देखते हुए जवाब देता है, अंडस को और क्या मिलेगा? आपकी बहू के साथ सुहागरात मनाने का मौका मिलेगा। मिस्टर ओबरॉय अक की बेशर्मी पर हैरान थे। वो दांत पीसकर बोले, अंडस को जिसे जो करना है करो, बस मुझसे दूर रहो। इतना कहते ही वो अपना पैर पटकते हुए अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। रुक्मणी जी और मिसेज ओबरॉय भी एक किनारे खड़ी हो गई। वह भी अक और विश के बीच नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि अक पागल हो चुका था। रुक्मणी जी हैरानी से बोली, अंडस को आखिर इसने एंग्री बॉय पर क्या जादू कर दिया, जो ये उसके पीछे हाथ पैर धोकर पड़ा है? मिसेज ओबरॉय ने बस अपना कंधा ऊपर कर दिया। वही विश जल्दी से रूम की तरफ भागी। अक भी उसकी तरफ जाते हुए बोला, अंडस को रुको, तुम मुझे भागा नहीं सकती हो। विश जल्दी से भागते हुए अपने रूम में गई। वो दरवाजा बंद करने लगी, मगर अक जल्दी से आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसे चक्कर में विश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिरने लगती है। ये देखकर अक एकदम से आगे बढ़कर उसकी कमर में अपना हाथ डाल देता है और विश को संभाल लेता है। विश ने भी उसकी कॉलर को पकड़ लिया, पर फिर दोनों का ही बैलेंस बिगड़ा और दोनों ही जमीन पर गिर गए। विश नीचे थी और अक ऊपर। वक्त जैसे थम सा गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। विश ने अभी भी अक की कॉलर को पकड़ा हुआ था। चोट लगने के डर से उसने कसके अपनी आंखों को बंद कर लिया, मगर अक ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया और दूसरा उसके सर के पीछे, इसलिए विश को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वही अक एक टक विश के खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। विश की पलकें फड़फड़ा रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। अक का भी यही हाल था, मगर इस वक्त अक दिमाग से काम में रहा था। अक ने देखा कि विश की आंखें बंद है, तो वह चालाकी से अपने उस हाथ को ऊपर करता है जिसमें सिंदूर था और धीरे से विश की मांग में सिंदूर भर देता है। विश को अपने मांग में कुछ महसूस हुआ, तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है, मगर तब तक अक जल्दी से उसे मंगलसूत्र भी पहन देता है। उसके बाद उसके होठों पर किस करके बोला, अंडस को कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेज विशाकर्षिता माहेश्वरी अक्रांत ओबरॉय। ओ सॉरी आई मीन मिसेज वी राणा अक्रांत ओबरॉय। ये कहते ही अक के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह विश की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। वही विश अक की बात सुनकर एकदम से शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी पकड़ धीरे से कस गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी एकदम से बदल गए। अक विश के गालों को सहलाते हुए उसके कान में बड़ी ही खतरनाक अंदाज में आगे बोला, अंडस को बोलो ना मेरी वॉल्केनो बेबी, शांत क्यों हो गई? क्या तुम मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही थी? जवाब दो, वरना मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं अपने गुस्से में तुम्हारे साथ क्या करूंगा।
इतना कहते हुए वो अपनी गर्म सांसों को विश की गर्दन पर छोड़कर उसकी गर्दन पर जोर से बाइट कर लेता है। विश को जोर से दर्द हुआ तो उसकी चीख निकल गई। वो अपनी लाल आंखों से अक को देखती है। अक की आंखें बहुत ही डोमिनेटिंग और डरावनी लग रही थी। अक ने उसके दोनों गालों को कस के पकड़कर उसके होठों को बेरहमी से काटते हुए गुस्से में कहा, अंडस को जवाब दो, चुप क्यों हो? वो विश की कलाई को भी मरोड़ देता है, मगर विश अभी भी चुप थी। अक बड़बड़ाते हुए बोला, अंडस को चुप क्यों हो? जवाब दो। ऐसे तो बहुत टपर टपर पर बोलती हो, अब मुंह में दही जम गया क्या? विश के एक्सप्रेशन थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, अंडस को ये तुम क्या बोले जा रहे हो? कौन वोल्कानो बेबी? मिस्टर क्राइंग बेबी, माई नेम इज विशाकर्षिता महेश्वरी, डॉटर ऑफ विशेष महेश्वरी, और मैं वी कंपनी की इकलौती और यंग सीईओ हूँ। अब दूर हटो मुझसे, और मैं तुम्हें कोई अपना हस्बैंड नहीं मानती। अभी यह जो हुआ है ना, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे ही शादी नहीं हो जाती, समझे तुम? कहते ही वो खड़ी हो जाती है और अपने कपड़ों को सही कर लेती है। मगर अक जमीन पर ही लेटा था। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए बड़े ही इंटरेस्ट के साथ विश को देखकर बोला, अंडस को कब तक भागोगी मुझसे? क्या तुम मेरे साथ टॉम एंड जेरी का गेम खेलना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं भी तैयार हूँ माय वोल्कानो बेबी। वैसे ही हमें सुहागरात यही मनाएंगे। तुम्हारा क्या कहना इस बारे में? हम रूम में हैं और बेड भी अच्छे से तैयार है। कहो तो एक एक राउंड हो जाए। वैसे भी तुम बच्ची नहीं रही, लगभग तुम 19 की होने वाली हो, और इन 6 महीने में तुम्हारी ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है। वो अपने होठों को दबाते हुए लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक विश को देख रहा था। विश को उसकी इस नजरों से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेती है, फिर आसपास देखने लगती है। उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता है, तो वो गुस्से में रूम पर बाहर जाने लगी। तभी उसने देखा एक नौकर झाड़ू लगा रहा है। वो जल्दी से जाकर उसके हाथ से झाड़ू छीन लेती है और गुस्से में रूम के अंदर आती है। अक थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर विश गई कहाँ है, पर कुछ देर बाद जब उसने विश को आते हुए देखा तो मुस्कुरा कर बोला, अंडस को क्या हुआ, सब ठीक तो है? विश अपने पीछे झाड़ू छुपाते हुए मुस्कुरा कर बोली, अंडस को अभी तक तो सब ठीक था, मगर अब तुम ठीक नहीं रहोगे। अक कुछ समझ पाता उससे पहले ही विश झाड़ू को उठाकर जोर से उसके पीठ पर मारती है। अक एकदम से चिल्लाते हुए खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, अंडस को क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? विश गुस्से में बोली, अंडस को हाँ दिमाग खराब हो गया है, और तुम्हें आज ही मार के मैं विधवा बनूंगी। इतना कहकर वो फिर से उसे झाड़ू से मारती है। वही अक उससे बचने के लिए रूम के बाहर भाग आता है। वो जल्दी से सीढ़ी से उतरते हुए आया। मिसेज ओबरॉय किचन से बाहर निकल रही थी। अक जल्दी से भागते हुए उनके पास गया और गुस्से में बोला, अंडस को मॉम, इसे समझा लीजिए, वरना अगर मैं लड़ाई पर उतर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विश उसके पैर पर मारती है और झाड़ू दिखाते हुए बोली, अंडस को अगर असली मर्द हो तो सामने आओ, औरतों के पीछे क्यों छुप रहे हो? ये बात अक की ईगो पर लगी। अक उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोला, अंडस को देखो मर्द की बात मत करो। अगर मैं मर्दानगी दिखाने पर आया ना तो तुम बचोगी नहीं। इसीलिए मेरे ईगो को हट मत करो, वरना बहुत पछताओगी। वो इस बार सच में गुस्से में लग रहा था। वही विश डेविल स्माइल करने लगी। वह झाड़ू दिखाते हुए बोली, अंडस को अगर सवाल उठा दिया तो क्या करोगे? इनफैक्ट मैं सवाल उठा रही हूं। अक मिसेज ओब्रॉय पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अंडस को मॉम इसे समझाइए। मिसेज ओब्रॉय काफी परेशान हो गई। वो विश की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर पहले तो हैरान थी, मगर फिर दोनों की लड़ाई को देखकर गुस्से में बोली, अंडस को जहां लड़ना झगड़ना है लड़ो जाकर, मुझे बीच में मत लाओ। अगर यह झाड़ू मुझे पड़ गया तो पता है मैं कितने घंटे तक अस्पताल में रहूंगी। विश एकदम से मिसेज ओबरॉय को दूर कर देती है और अक को जोर से मारती है। वही अक खुद को बचाने के लिए सोफे के पीछे भाग गया और विश उसके पीछे। इसी तरह दोनों मिलकर पूरे घर को परेशान कर देते हैं, और बाकी सब लोग केवल उनकी लड़ाई को देख रहे थे और भी जमीन पर पड़े सामान को। कुछ देर बाद अक बाहर गार्डन के एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था और विश उसे डंडा दिखाकर बोल रही थी, अंडस को चुपचाप नीचे आ जाओ। अक उसे चिढ़ाते हुए बोला, अंडस को बेवकूफ समझ रखा है जो मैं मार खाने के लिए नीचे आऊं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।